नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हेरिडिटी यानी वंशागति की। एक ऐसी पहेली की जो ये बताती है कि हम अपने परिवार जैसे क्यों दिखते हैं पर फिर भी इतने अलग कैसे हैं। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में कभी न कभी आता ही है ना? कि हमारी शक्ल सूरत, हमारी कुछ आदतें मम्मी पापा से मिलती तो हैं, पर हम उनकी एकदम कार्बन कॉपी तो नहीं होते। तो वैसा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है वंशागति में। एकदम आसान भाषा में समझें तो वंशागति मतलब हेरिडिटी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हमें अपने माता पिता से गुण मिलते हैं, जैसे आंखों का रंग क्या होगा या बालों का टाइप कैसा होगा। ये एक तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी पहुंचाने का तरीका है। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है, क्योंकि हेरिडिटी का मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट करना नहीं है। इससे वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं भी पैदा होती हैं, और यही वेरिएशंस हमें एक यूनिक इंसान बनाती हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है अलैंगिक प्रजनन, जैसा बैक्टीरिया में होता है। यहाँ वेरिएशन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए कॉपी होने में बस छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम इंसानों और जानवरों में होता है लैंगिक प्रजनन। इसमें माता पिता के जीन्स आपस में मिक्स होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा वेरिएशन पैदा होता है, और बस इसीलिए हम सब एक दूसरे से इतने अलग दिखते हैं। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं लक्षण या ट्रेट, तो इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी खूबी जिसे हम देख सकते हैं, जैसे किसी की हाइट, आंखों का रंग, या यहाँ तक कि कुछ बीमारियां भी। ये सब ट्रेट्स हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है हमारे कान का निचला हिस्सा, जिसे ईयरलोब कहते हैं। कुछ लोगों में ये फ्री यानी लटका हुआ होता है, तो कुछ का ये सिर से सीधे जुड़ा होता है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक ऐसे ट्रेट का जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि ये ट्रेड्स काम कैसे करते हैं, ये सबसे पहले किसने पता लगाया? इसकी कहानी हमें 19वीं सदी के एक मठ के शांत बगीचे में ले चलती है। मिलिए ग्रेगर मेंडल से। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। कमाल की बात यह थी कि वो एक भिक्षु थे जिन्होंने बायोलॉजी को मैथ्स के साथ जोड़ दिया, और मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने जेनेटिक्स के वो बुनियादी नियम खोज निकाले जिन्हें आज हम सब पढ़ते हैं। चलिए अब मेंडल के सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यहीं से सारे राज खुलने शुरू हुए थे। तो मेंडल ने क्या किया? उन्होंने शुद्ध लंबे और शुद्ध छोटे मटर के पौधों को आपस में क्रॉस कराया, और नतीजा चौंकाने वाला था। पहली पीढ़ी, जिसे F1 जनरेशन कहते हैं, उसमें पैदा हुए सारे के सारे पौधे लंबे थे। एक भी पौधा छोटा या मीडियम हाइट का नहीं था। अब ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। भाई, अगर एक पेरेंट छोटा था तो छोटेपन का गुण गया कहाँ? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो गया? मेंडल ने भी यही सोचा, और फिर उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब मेंडल ने पहली पीढ़ी में जो लंबे पौधे मिले थे ना, उन्हीं का आपस में क्रॉस करा दिया। वो ये देखना चाहते थे कि अगली पीढ़ी में क्या होता है, और जो नतीजा सामने आया उसने जेनेटिक्स की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये देखिए क्या हुआ। दूसरी पीढ़ी में छोटे पौधे वापस आ गए, और वो सिर्फ लौटे ही नहीं बल्कि एक खास अनुपात में लौटे। हर 3 लंबे पौधों के साथ एक छोटा पौधा था। ये 3:1 का रेशो कोई इत्तेफाक नहीं था। इसका मतलब ये था कि छोटेपन का गुण गायब नहीं हुआ था, वो बस पहली पीढ़ी में छिपा हुआ था, और इसी से एक छिपे हुए कोड का पता चला। मेंडल ने इसे नाम दिया प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का सिद्धांत। मतलब लंबापन एक डोमिनेंट यानी प्रभावी ट्रेट था, इसे दिखने के लिए जीन की सिर्फ एक कॉपी ही काफी थी। वहीं छोटापन एक रिसेसिव यानी अप्रभावी ट्रेट था, उसे दिखने के लिए जीन की दोनों कॉपियों का होना जरूरी था। ये स्लाइड उस 3:1 रेशो के पीछे की मैथ्स को एकदम साफ कर देती है। देखिए, जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं, टीटी, टीटी और टीटी। इन कॉम्बिनेशंस की वजह से ही 3 लंबे और एक छोटे पौधे का अनुपात बनता है। और जो टीटी वाले पौधे हैं, उनमें छोटेपन का जीन तो है, लेकिन वो दिखते लंबे हैं क्योंकि लंबापन डोमिनेंट है। और यही मेंडल की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी खोज थी। उस जमाने में लोग सोचते थे कि माता पिता के गुण बच्चों में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे पानी में रंग। लेकिन मेंडल ने साबित किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। लक्षण अलग अलग पैकेट या यूनिट के रूप में अगली पीढ़ी में जाते हैं, और इन्हीं यूनिट्स को आज हम जीन कहते हैं। तो पूरी प्रक्रिया को अगर हम संक्षेप में समझें तो ये कुछ इस तरह है। हमारे डीएनए में होते हैं जीन्स। ये जीन्स प्रोटीन बनाने के लिए एक तरह के इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं।
और फिर यही प्रोटीन उन लक्षणों को बनाते हैं जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे हमारी हाइट या हमारी आंखों का रंग। ये सवाल तो शायद कभी ना कभी सबके मन में आता ही है ना, कि बच्चे अपने माता पिता के एकदम परफेक्ट ब्लेंड क्यों नहीं होते। मतलब कुछ आदतें मिलती हैं, कुछ शक्ल मिलती है, लेकिन कुछ गुण छिप जाते हैं और कभी-कभी तो बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन सामने आ जाते हैं। बस यही पहेली है जिसने जेनेटिक्स के साइंस को जन्म दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ग्रेगर मेंडल से। उन्होंने ही मटर के पौधों पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करके इस गुत्थी को सुलझाया था। उन्होंने कुछ खास ट्रेट्स मतलब गुण चुने और ये देखने की कोशिश की कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते कैसे हैं। अच्छा, तो उन्होंने दो खास गुणों पर फोकस किया। एक तो था बीज का शेप, या तो गोल या फिर झुर्रीदार, और दूसरा था बीज का रंग, पीला या हरा। उन्होंने एक प्योर गोल और पीले बीज वाले पौधे को एक प्योर झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे के साथ क्रॉस करवाया। तो जो पहली जनरेशन हुई, जिसे F1 जनरेशन कहते हैं, उसका रिजल्ट तो बड़ा सीधा साधा था। सारे के सारे पौधे गोल और पीले बीज वाले निकले। मतलब ऐसा लगा जैसे झुर्रीदार और हरे होने वाले गुण तो मानो गायब ही हो गए हों। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया, जब मेंडल ने इन्हीं पहली पीढ़ी के पौधों का आपस में क्रॉस करवाया, तो जो रिजल्ट्स आए वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। दूसरी जनरेशन में उन्हें एक बहुत ही स्पेसिफिक मैथमेटिकल रेशियो मिला, 9, 3, 3, 1। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैटर्न था, एक नियम था जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। तो इस रेशियो का मतलब क्या था? देखिए, इसमें 9 पौधे तो वैसे ही थे जैसे डोमिनेंट पेरेंट, मतलब गोल और पीले, लेकिन 3 पौधे थे गोल और हरे और 3 थे झुर्रीदार और पीले। ये तो नए कॉम्बिनेशंस थे। और एक पौधा था जो बिल्कुल ओरिजिनल रिसेसिव पेरेंट जैसा था, झुर्रीदार और हरा। इससे एक बात साफ हो गई कि गुण गायब नहीं हुए थे, वो बस छिप गए थे। और यहीं से मेंडल का दूसरा बड़ा नियम सामने आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बीज के शेप का जीन बीज के कलर वाले जीन से बंधा हुआ नहीं है। दोनों आज़ाद हैं, वो अपनी मर्जी से अगली जनरेशन में जाते हैं, और इसी वजह से हमें ये नए नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न तो समझ आ गया, लेकिन ये सब मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब एकदम अंदर से काम कैसे करता है? एक जीन जिसे हम देख भी नहीं सकते, वो आखिर कैसे कोई फिजिकल ट्रेट जैसे बीज का रंग या आकार बना देता है? चलिए अब इसे समझते हैं। ये जेनेटिक्स का सबसे फंडामेंटल सवाल है ना, कि एक जीन जो डीएनए का बस एक छोटा सा हिस्सा है, वो कैसे ये तय करता है कि पौधा लंबा होगा या बौना? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस में छिपा है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जीन्स खुद कुछ नहीं करते, वो बस एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है, एक रेसिपी की तरह। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर हमारे सेल्स प्रोटीन बनाते हैं, और असली काम ये प्रोटीन ही करते हैं, जिनकी वजह से हमें कोई ट्रेट दिखाई देता है। चलो इसे पौधे की हाइट के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जीन है जो एक खास एंजाइम बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है। अब ये एंजाइम पौधे का ग्रोथ हार्मोन बनाता है। तो सीधी सी बात है, अगर जीन सही काम कर रहा है तो एंजाइम भी एफिशिएंट होगा, ज़्यादा हार्मोन बनेगा और पौधा लंबा हो जाएगा। और अगर जीन में कुछ गड़बड़ है तो एंजाइम ठीक से काम नहीं करेगा, कम हार्मोन बनेगा और पौधा बौना रह जाएगा। कितना सिंपल है। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, हर लिविंग बीइंग में हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं, एक माँ से मिलती है और एक पिता से। जब सेक्स सेल्स बनते हैं तो ये कॉपीज आधी हो जाती हैं। तो सार यही है कि जीन एक इंस्ट्रक्शन है, असली हीरो प्रोटीन है, और हमें हर इंस्ट्रक्शन की 2 कॉपीज मिलती हैं, एक एक दोनों पेरेंट्स से। तो अब जब हम ये बेसिक प्रिंसिपल समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें इंसानों के एक बहुत ही रेलेवेंट एस्पेक्ट पर अप्लाई करके देखते हैं कि आखिर लिंग यानी सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इंसानों में सेक्स का फैसला खास क्रोमोसोम्स करते हैं, जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी XX, और मेल्स में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, यानी XY। अब यहां बात मजेदार हो जाती है। मां के पास तो देने के लिए हमेशा X क्रोमोसोम ही होता है, लेकिन पिता X भी दे सकते हैं और Y भी। तो अगर पिता का X क्रोमोसोम मां के X से मिलता है तो बनती है लड़की XX, और अगर पिता का Y क्रोमोसोम मिलता है तो बनता है लड़का XY। तो इसका सीधा सा साइंटिफिक कंक्लूजन क्या हुआ? यही कि बच्चे का लिंग इस बात पर डिपेंड करता है कि फादर से कौन सा क्रोमोसोम आया है, मां से नहीं। ये पूरी तरह से चांस की बात है, 50-50 प्रोबेबिलिटी। और ये सिर्फ एक बायोलॉजी का फैक्ट नहीं है,
इस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का हमारे समाज पे बहुत गहरा असर पड़ता है। सोचिए, दुनिया में कई जगहों पर सदियों से लड़की पैदा होने पर मां को दोष दिया जाता रहा है, लेकिन साइंस हमें साफ साफ बताता है कि ये सरासर गलत है। ये बायोलॉजिकल नॉलेज उन खतरनाक सोशल मिथ्स और भेदभाव को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई पूछे कि इस पूरे चैप्टर को एक लाइन में कैसे समझाएं, तो जवाब ये है, सच में ये एक वाक्य पूरे चैप्टर का सार है। बस इसी एक मेन आइडिया को पकड़कर चलना है। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। अब हम उन 5 सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझेंगे, जो आप कह सकते हैं इस एनसीईआरटी चैप्टर की जान है। ये रहे वो 5 कोर प्रिंसिपल्स। इन्हें समझना न सिर्फ चैप्टर के लिए जरूरी है, बल्कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत, इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि माता पिता और बच्चों में जो फर्क होते हैं ना, वो अगली पीढ़ी तक पहुंच सकते हैं, इनहेरिट हो सकते हैं। और सच पूछे तो पूरी जेनेटिक्स की इमारत इसी नींव पर खड़ी है। अच्छा, तो ये जो वेरिएशंस विरासत में मिलते हैं, वो सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते। असल में ये किसी भी जीव को उसके माहौल में जिंदा रहने के लिए एक एक्स्ट्रा एज, एक एडवांटेज दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेहतर कैमोफ्लाज की काबिलियत या फिर किसी बीमारी से लड़ने की ज्यादा शक्ति। हाँ, ये मेंडल का ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, हर ट्रेट के लिए जीन के 2 वर्जन होते हैं, जिन्हें हम एलील्स कहते हैं। इनमें से एक होता है डोमिनेंट यानी प्रभावी, जो हमेशा खुद को एक्सप्रेस करता है, और दूसरा होता है रिसेसिव यानी अप्रभावी, जो डोमिनेंट वाले की मौजूदगी में छिप जाता है। तो कौन सा ट्रेट दिखेगा, ये इसी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग ट्रेट्स एक दूसरे से आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। जैसे मेंडल के मटर वाले एक्सपेरिमेंट में पौधे की लंबाई का बीज के रंग से कोई लेना देना नहीं था। एक लंबा पौधा पीले बीज भी पैदा कर सकता है और हरे भी। मतलब कोई भी ट्रेट किसी दूसरे से बंधा हुआ नहीं है, सब आजाद हैं। इंसानों में सेक्स डिटर्मिनेशन गुणसूत्रों से होता है। यहां एक बात साफ है, मां से बच्चे को हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम ही मिलता है, हमेशा। लेकिन पिता से या तो एक्स मिल सकता है या वाई, और सारा खेल यही है। अगर पिता से एक्स आया तो बनता है XX यानी फीमेल, और अगर वाई आया तो बनता है XY यानी मेल। मतलब साफ है, बच्चे का लिंग क्या होगा ये पूरी तरह से पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स तो समझ लिए। अब देखते हैं कि इस नॉलेज को एग्जाम्स में हाई स्कोरिंग आंसर्स लिखने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो प्रायः हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। तो सवाल ये है कि इसका एक इफेक्टिव जवाब कैसे लिखा जाए। एक परफेक्ट जवाब के लिए ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क सबसे बेस्ट है। एक छोटे से इंट्रो से शुरू करें, फिर एक्सपेरिमेंट को डिटेल में बताएं, अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखें, उससे जुड़ा हुआ लॉ बताएं और आखिर में एक सॉलिड कंक्लूजन दें। इस फ्रेमवर्क को फॉलो करने से कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा। एक और बहुत ही जरूरी सवाल, यहां सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि जीन्स ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, बल्कि ये जानना है कि वो ये कैसे करते हैं। देखिए, ये पूरी प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह है। कहानी शुरू होती है डीएनए से, जो प्रोटीन बनाने के लिए कोड देता है। ये प्रोटीन फिर एंजाइम या हार्मोन की तरह काम करते हैं, और यही हार्मोन्स आखिरकार उस ट्रेट को कंट्रोल करते हैं जो हमें दिखाई देता है, जैसे किसी की हाइट। तो ये डीएनए से ट्रेट तक का एक सीधा रास्ता है। वैसे तो हम इस प्रिंसिपल पर बात कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम में इसका जवाब कैसे लिखना है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। एक कंप्लीट आंसर जिसमें पूरे मार्क्स मिलें, उसके लिए ये 3 चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। पहले XXY सिस्टम को अच्छे से समझाएं, फिर एक साफ सुथरा डायग्राम बनाएं, और हाँ, इसकी सोशल रेलेवेंस पे बात करना ना भूलें। ये बताकर कि बच्चे के लिंग के लिए महिला जिम्मेदार नहीं होती, इससे समाज में फैले कई मिथ्स को दूर किया जा सकता है। तो अब हम अपने इस एनालिसिस के आखिर में आ गए हैं। जो संदेश अब हम देखने वाले हैं वो सीधे उस सोर्स मटेरियल से है जिस पर यह पूरी चर्चा आधारित है। इस जानकारी का स्रोत ई पाठशाला यूट्यूब चैनल। ये अनुरोध करता है कि अगर आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कंटेंट सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट्स के साथ समझना चाहते हैं। जैसा कि सोर्स का मानना है, एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को आसान बना सकता है। और हम आपको इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम जेनेटिक्स के बारे में और सीखते जाएंगे, ये हमारे भविष्य,
हमारी मेडिसिन और हमारे समाज को कैसे बदलेगा, इस पर ज़रूर सोचिएगा।